मैं हूं आरज़ू साई। चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर का पूरा विश्लेषण। सोमवार से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में कल से चलने वाले सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया गया। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सत्र की कार्यवाही हाईटेक यानी कि पेपरलेस होगी। तो मुहिम राज्यपाल महोदया का बजट पर अभिभाषण है और अभिभाषण में उपस्थित होने की जैसे परंपरा के अनुसार बैठक होती है, सत्र से एक दिन पहले वो हुई बैठक। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और सत्र चलाने को लेकर मंथन किया गया। पर हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम लोग सदन के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से हमने अपना एजेंडा, जो काम हमने किए हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमने जनता के सम्मुख बताए और आगे बताएंगे। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सभी दलों ने अपनी सहमति जताई। बजट सत्र से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने सदन की कार्यवाही और बढ़ाने की मांग की है कि नई सरकार नया सत्र शुरू कर रही है और वो भी बजट सत्र, तो इतनी कम बैठकें भी नहीं होनी चाहिए जितना एजेंडे में आया है। हम सब चाहते हैं कि सदन लंबा चले और बजट के हर बिंदु पे चर्चा हो और प्रदेश का विकास हो। ये हम सब लोग की इच्छा है और इसी को लेकर के हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। इस बार सदन की कार्यवाही हाईटेक तरीके से होगी। इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। पहले सत्र में राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इस सत्र में योगी सरकार 2022-2023 के लिए बजट भी पेश करेगी। अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता को हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी विधायकों से है, उनकी हम पूर्ति कर सकें। इस विषय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी दलीय नेताओं की आपसी सहमति बनी। तो विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले समाजवादी विधानमंडल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में आजम और शिवपाल के शामिल न होने से कई सवाल खड़े हो गए। आज समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए। आजम खां रिहाई के बाद रामपुर में हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। रिहाई के वक्त शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उन कयासों को और भी जोर मिला, जिसमें शिवपाल और आजम के साथ आने की बात कही जा रही है। और आज समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल न होकर ये बात और साफ होती जा रही है कि अखिलेश से चाचा और आजम नाराज हैं। वहीं एसपी ने बैठक में शामिल नहीं होने पर सफाई दी है। आजम खां साहब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और वो विधानसभा के सत्र में आएंगे। शिवपाल यादव जी जो है वो विधानसभा के अंदर भी 2 दिन नहीं आए और वो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव तो जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी है और वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजम साहब। इस बीच आजम खान ने कहा है कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। महंगाई के बीच मोदी सरकार की ओर से दी गई बड़ी राहत पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। केंद्र सरकार की ओर से तेल के दामों में भारी कटौती से लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी पर योगी सरकार ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि लोक कल्याण के लिए लिए गए फैसलों से देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी, संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल शनिवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की,
जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर में भी 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर पर मिलेगी। कल ज्ञानवापी केस पर बड़ी सुनवाई होने वाली है। जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी और सर्वे रिपोर्ट पर यह सुनवाई होगी। अब देश की निगाहें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के फैसले पर टिकी हुई है। वाराणसी की श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल होगी। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में होगी। मुकदमे के वादी और प्रतिवादी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। वाराणसी कोर्ट में इस मसले पर भी सुनवाई होगी कि ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब जिला जज की कोर्ट में होगी। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान विराजमान है। इसी बीच साल 1868 की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें नंदी और हनुमान जी की तस्वीर है। इस तस्वीर को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में संरक्षित रखा गया है। ज्ञानवापी केस कोर्ट में है, हर दिन नए दावे हो रहे हैं। इसी बीच न्यूज 18 को औरंगजेब के फरमान की ओरिजिनल कॉपी मिली। ज्ञानवापी विवाद के बीच औरंगजेब के फरमान की कॉपी मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि औरंगजेब का ये पहला फरमान था जिसमें हिंदुओं के साथ सद्भाव का संदेश था, जबकि दूसरे फरमान में मंदिर को तोड़ने का है। फरमान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सचिंद्र पांडे ने कराया है। किताब के मुताबिक 390 साल पहले मंदिर था। इस दावे को लेकर एक किताब में एक चित्र है जिसमें महिलाएं पूजा कर रही हैं। वहीं मंदिर को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज ये विवाद आ रहा है, उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे जो हिंदू देवी देवता थे उन्हीं की जगह पे क्यों बनाया गया ये सारी चीजें, और जगह बनाते हैं अपनी सारी चीजें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ज्ञानवापी को लेकर अलग तर्क दे रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और ये जेल भरो आंदोलन एक दिन का होगा या इसे कई दिन चलाया जाएगा, ये फैसला अगली मीटिंग में। राशन कार्ड की रिकवरी पर यूपी सरकार के खाद्य आयुक्त ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह के राशन कार्ड रिकवरी के आदेश नहीं दिए गए हैं, यह सिर्फ अफवाह है। यूपी में राशन कार्ड रिकवरी की खबर पूरी तरह से अफवाह और बेबुनियाद है। यूपी के खाद्य आयुक्त ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड की रिकवरी नहीं हो रही है। 2014 के पात्रता मानकों के तहत सिर्फ सत्यापन और नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं इससे पहले राशन कार्ड रिकवरी की खबरों पर प्रियंका ने ट्वीट कर सरकार पर वार किया था। प्रियंका ने लिखा कि जमीन होना, पक्का मकान, मुर्गी पालन, गौपालन, शासन से पेंशन आदि जैसे नियम लगाकर राशन कार्ड सरेंडर करवाना और वसूली की धमकी देना शर्मनाक है। महंगाई आसमान पर है और कमाई पाताल में। ऐसे में जरूरतमंदों पर ये गहरा आघात है। चुनाव भर राशन वोट मशीन था और अब इसे सरकार वसूली यंत्र बना रखी है। उधर कानपुर देहात में बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों पर गांव वाले टूट पड़े। गांव वालों का गुस्सा देखकर बिजली कर्मचारी जान बचाकर भागे हैं। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके में बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की और सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर बिजली कर्मचारी जान बचाकर भाग खड़े हुए और 3 अज्ञात लोग आए और इन लोगों के साथ मारपीट किया और गाली गलौज किया, साथ ही गांव में ही रोके रखा। 112 की सूचना पे जब किसी तरह पुलिस पहुंची, इनको निकाल के गांव से बाहर लाई, तब ये थाने पे पहुंचे। इस प्रार्थना पत्र के आधार पे सुसंगत धाराओं में उक्त अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। हंगामे के दौरान गांव में मौजूद किसी युवक ने बिजली कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायबरेली सुल्तानपुर NH 128 पर ITI के पास बने फ्लाईओवर पर दरार आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी।
रायबरेली सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 128 पर ITI के पास बने फ्लाईओवर में दरार आ गई, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। डीएम एसपी के साथ तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियातन यातायात को रुकवाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर यातायात एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। यात्रियों के लिए डायवर्जन किया गया है। ट्रैफिक रुकवा दिए गए हैं दोनों ही तरफ से और उनका डाइवर्जन रूट तय किया जा रहा है। कब तक उम्मीद है कि चालू हो जाएगा? अभी जो पीडी की ओर से रिक्वेस्ट आई है NH के, उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है इसको ठीक करने के लिए। वहीं ट्रेनों के लिए आरपीएफ के साथ मिलकर बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि ट्रेन की आवाजाही जारी रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से एहतियातन तौर पर फ्लाईओवर पर आवाजाही बंद कर दी गई है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उधर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज बरेली के पौष इलाके में निगम का बुलडोजर चला। बरेली में नगर निगम ने सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने शहर के पौष इलाके डीडीपुरम में करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों की नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों से जमकर नोकझोंक हुई। वहीं कुछ महिलाएं बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई। कुछ लोग थे जो इनको पुश करके लेकर के आए थे जी, जबकि यहाँ से उनका लोगों का कोई मतलब नहीं है। उनका आश्रम यहाँ से काफ़ी दूर है। ये पूरी खाली ज़मीन है और इस खाली ज़मीन पर अगर हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करा देंगे तो लोगों को, ये चूँकि आसपास ये पूरा मार्केट एरिया है, लोग आते हैं यहाँ, गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी लोगों को, तो काफ़ी सुविधा मिलेगी और यातायात भी सुगम होगा। प्रशासन के मुताबिक डीडीपुरम इलाके में कुष्ठ आश्रम की 9,740 वर्ग मीटर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। उसी के लिए नगर निगम ने अब इस जमीन से कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। चंपावत में उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, तो कांग्रेस के नेताओं का भी चंपावत में अब जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने पूरे चंपावत को 5 सेक्टर्स में बांटकर इसकी जिम्मेदारी अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को दी है। चुनाव प्रचार के लिए अब अंतिम चरण में बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को चंपावत बुला लिया है। सीएम पुष्कर धामी अगले 2 दिनों तक चंपावत में ही रहेंगे। हमने नॉमिनेशन के दिन से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और वर्तमान समय में हमारे प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी मंडलों पर, विधानसभा स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर और बूथों पर अपना काम कर रहे हैं। चंपावत चुनाव में 8 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कांग्रेस नेता भी चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी सोमवार को चंपावत पहुंच रहे हैं। हम भी अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा करेंगे और भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे। और कल मैं भी जा रहा हूँ, हमारे सब साथी वरिष्ठ नेतागण वही हैं, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के जो CLP के नेता हैं वो वहाँ डेरा जमा करके बैठे हुए हैं। 7 जून से विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा और 15 महीने बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गुलजार हो जाएगी। 3 जून को चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आएगा और 4 दिन बाद 7 जून को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। ये पहली बार होगा जब बतौर सीएम धामी गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। अभी इससे पहले सत्र भी हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ सत्र में जाएंगे और चूँकि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पर सत्र जो है हमारे उत्तराखंड के अनुरूप सत्र में। गैरसैंण से होने जा रहे विधानसभा सत्र बतौर स्पीकर ऋतु खंडूरी के लिए भी नया अनुभव होगा। ऋतु खंडूरी का कहना है कि गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में सत्र का आयोजन करना सही है। मैसेजिंग तो होती ही है और अच्छा भी लगता है। देखिए, केवल मैसेजिंग की बात नहीं है, अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमने अगर वहाँ पे एक राजधानी बनाई है और उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस प्रॉमिस को फुलफिल करें। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गृहमंत्री ने नामसाई में आयोजित सुरक्षा से जुड़ी मीटिंग में हिस्सा लिया और कई निर्देश दिए। इसके बाद अमित शाह बड़ा खाना में भी शामिल हुए। इसके साथ ही शाह ने ITBP के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले अमित शाह ने अरुणाचल को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी।
अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर तेजी से काम कर रही है। इस मौके पर शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बार हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं 8 साल हो गए, मोदी जी क्या किया। भाई अरुणाचल वालों, मुझे एक बात बताओ, जो आंख बंद कर कर जागता हो इसको विकास दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप आंख बंद कर दोगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा? जोर से बोले, दिखाई पड़ेगा? एक कांग्रेस वाले आंख बंद कर कर विकास को ढूंढ रहे। राहुल बाबा, आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, भारतीय चश्मा पहन लो, तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल के अंदर क्या हुआ है। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने छात्रों के भविष्य संवारने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत जहां छात्रों के लिए वो किताबें इकट्ठा करवा रहे हैं। विधायक मयूख मेहर 2022 का चुनाव जीतने के बाद से भी एकेडमिक एक्टिविटी में एक्टिव है। विधायक ने पहले जहां उपहार के बदले किताबें दो अभियान चलाया, वहीं अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मॉक टेस्ट का आगाज किया है। सब हमें बहुत अच्छा लगा ये एग्ज़ाम देके, और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे एग्ज़ाम और होने चाहिए, क्योंकि पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह पे जहाँ अक्सर बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो बाहर के बच्चों को मिलती है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हमें समझ आई कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन सा सेक्शन है जो हमें पहले करना चाहिए। और पहले मॉक टेस्ट में ही 600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जबकि टारगेट 1000 छात्रों को मॉक टेस्ट का था। मॉक टेस्ट के जरिए युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में मॉक टेस्ट का आयोजन किया है और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें भागीदारी करी है। तो हम जो चाहते थे वो आज सफल होता दिख रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भौगोलिक रूप से बहुत विषम स्थान में रहते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।